आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब तब होती है जब आप वो सारी चीज़ें चाह रहे होते हैं जो आपके पास होती नहीं है। डिप्रेशन वो चीज़ होती है जो कि गुज़रे हुए कल के बारे में सोच के आपके दिमाग में होती है। कि पाकिस्तान में सिंपल बीएस करने के बाद भी आप खुद को साइकोलॉजिस्ट कहना शुरू कर देते हो। इवन अमेरिका के अंदर भी कभी भी ऐसा नहीं होता कि शादी के बाद आप अपनी बेगम को अपने अम्मा अब्बा के साथ रखते हैं तो अपनी बेगम साहिबा को अपनी मैके छोड़ कर आ जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डार्क एंड वाइट विद योर होस्ट सादिया बुखारी। नाज़रीन, कुछ लोगों को फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, कुछ लोगों की पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजीज़, इन सब चीज़ों का बेजा इस्तेमाल शायद हमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव और मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करने की तरफ ले गया। अभी रिसेंटली एक वाक़या भी हुआ था कि एक नौजवान ने अपनी जान ले ली और उसके पीछे भी कुछ यही इश्यूज़ नज़र आए। आज हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर शर्जील मौजूद हैं, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि मेंटल हेल्थ की क्या वजूहात हैं, क्यों इतनी ज़्यादा ये हमारी सोसाइटी पे जो है एक अपना इम्पेक्ट डाल रही है और हमें सोसाइटी की तरफ लेकर जा रही है। सबसे पहले थैंक यू फॉर बीइंग हियर टुडे। कैसे हैं आप? थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। सर, मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, क्या वजूहात हैं? हमारा जो एक दौर हाजिर चल रहा है इसमें एजुकेशन भी है, अब तो वो इश्यूज़ भी नहीं है कि लोगों को फाइनेंशियली एक जॉब के इश्यूज़ हो। अब तो सोशल मीडिया हर चीज़ इतनी आगे बढ़ चुकी है कि आप कहीं से भी इजीली जॉब और अपने सर्कमस्टेंसेस को हैंडल कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब क्यों है? क्या वजूहात है? देखिए, मेंटल हेल्थ को समझने के लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि मेंटल हेल्थ से मुराद क्या है। मेंटल हेल्थ से मुराद ये है कि आपकी ज़िंदगी में एक बैलेंस होता है वर्क और लाइफ का। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ना ही तो हमारे इस चीज़ों के ऊपर हमारे माशरे के अंदर किसी चीज़ को उजागर किया जाता। आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब तब होती है जब आप वो सारी चीज़ें चाह रहे होते हैं जो आपके पास होती नहीं है, और वो करने की कैपेसिटी में आप अपनी बॉडी या अपने ब्रेन को इतना टायर्ड कर लेते हो कि देयर इज़ एब्सोल्युटली नो डिफरेंशिएट बिटवीन कि आप रिलैक्स कब हो रहे हो, आप कम कर रहे हो। एक चीज़ अक्सर कही जाती है, लोग ये कहते हैं कि डिप्रेशन और एंग्जाइटी, देखिए इन दोनों में फ़र्क होता है, लोगों को पता ही नहीं है हमारे मुल्क में। डिप्रेशन वो चीज़ होती है जो कि गुजरे हुए कल के बारे में सोच के आपके दिमाग में होती है, और एंग्जाइटी वो चीज़ होती है जो कि आने वाले कल के बारे में सोच के आपके दिमाग पे एक स्ट्रेस या टेंशन होती है। ठीक है। अगर किसी भी वजह से आपको चोट लग जाए तो आपकी बॉडी में पेन होता है। इसी तरह आपका जो डिप्रेशन है या एंग्जाइटी है, ये इटसेल्फ कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका जो ब्रेन है वो आपको रिस्पॉन्स दे रहा होता है कि आपके ब्रेन के ऊपर टेंशन या स्ट्रेन या स्ट्रेस बहुत ज़्यादा पड़ गया है। जैसे अगर आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं या आप जिम जाते हैं, अगर आप रोज़ाना 4 kg का डंबल उठाते हैं और एक दिन अचानक आप 25 kg का डंबल उठा लें, तो जो आपका मसल है वो स्ट्रेस में आ जाएगा, या आपका मसल में जो है ना वो क्रैम्प्स पड़ जाएंगे। उसी तरह जो साइकोलॉजिकल क्रैम्प्स आपके ब्रेन पे पड़ते हैं उसे डिप्रेशन या एंग्जाइटी कहा जाता है। ठीक है। अच्छा सर, बहुत सारे डॉक्टर्स पाकिस्तान में, आप चूँकि सऊदीया में होते हैं और वहाँ पे अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, पाकिस्तान में जितने भी डॉक्टर्स के पास जाओ तो वो कहते हैं कि डिप्रेशन, ये जो मेंटल हेल्थ है, ये इसको एक बीमारी का नाम दे दिया गया है। क्यों ये बीमारी क्यों समझा गया है? आपके बकौल आप कहते हैं ये एक बीमारी नहीं है, फिर क्या ये डॉक्टर्स जितनी बातें कर रहे हैं ये गलत है? देखिए, पहली बात तो ये कि पाकिस्तान में सिंपल बीएस करने के बाद भी आप खुद को साइकोलॉजिस्ट कहना शुरू कर देते हो। ये वैसे ही एक बात है कि एक बंदे ने 4th ईयर पास किया और वो कहे आज से मैं डॉक्टर हूँ। एज अ साइकोलॉजिस्ट परफॉर्म करने के लिए आपको PSYD या जिसे हम PhD इन क्लिनिकल साइकोलॉजी कहते हैं वो करना पड़ता है। पाकिस्तान में ऐसा कॉन्सेप्ट है ही नहीं अनफॉर्चुनेटली। जब मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस ही नहीं है तो मेंटल हेल्थ गिवर्स के बारे में भी कोई अवेयरनेस नहीं है। जिसका दिल करता है वो मुंह उठा के अपने हिसाब में साइकोलॉजिस्ट बन के बैठ जाता है, लेकिन कभी आप उनसे बेसिक की कॉन्सेप्ट्स पूछें तो उनकी ना तो कुछ सर्विसेज है, ना वो लोगों से बात करते हैं। सिर्फ कुछ किताबें पढ़ने से आप साइकोलॉजिस्ट नहीं बन जाते, उसके लिए आपको रिसर्च पेपर्स चाहिए होते हैं, उसके लिए आपको अपनी पब्लिकेशंस करवानी पड़ती हैं। ऑन टॉप आपका कम से कम 4-5 साल एज ए जूनियर साइकोलॉजिस्ट कहीं पे एक्सपीरियंस होना पड़ता है। जैसे एक MBBS डॉक्टर है, अगर वो फाइनल ईयर पास कर भी जाए विदाउट हाउस जॉब, क्या वो डॉक्टर कहलाता है? नहीं कहलाता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे प्रोफेशन में हर बंदा सिंपल BS करने के बाद साइकोलॉजिस्ट बन जाता है और फिर आके पॉडकास्ट करना शुरू कर देता है, और फिर माजरत के साथ कुछ लोग ये कहना शुरू कर देते हैं कि जनाबे वाला मेंटल हेल्थ डिजीज़ है, ये एक बीमारी है, क्योंकि बीमारी होगी तो इलाज के पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन थेरेपी में इलाज नहीं होता, थेरेपी एक बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है जो कि हमारे यहाँ की ही नहीं जाती। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मेडिसिन की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ गया है। जब भी हमें कोई स्ट्रेस होता है या तो हम कोई पेन किलर खा लेते हैं, या स्ट्रेस के अपने रिलीफ करने के लिए हम कोई ना कोई ऐसी पेन किलर खा लेते हैं जिससे नॉर्मल हो जाते हैं।
मेडिसिन्स की तरफ जाना एक सही तरीका है, और पाकिस्तान में जिस तरह से रेशो बढ़ती जा रही है मेंटल हेल्थ की, क्या कोई इक़दामात करने की ज़रूरत है इसको बेहतर करने के लिए? देखिए, पहले तो एक चीज़ आप समझें कि एक होता है साइकोलॉजिस्ट, एक होता है साइकेट्रिस्ट। साइकोलॉजिस्ट वो होता है जो PhD या PhD इन साइकोलॉजी करने के बाद साइकोलॉजिस्ट बनता है। साइकेट्रिस्ट वो होता है जो MBBS करने के बाद साइकेट्री में पाकिस्तान में FCPS करता है या बाहर जाके MD MS करता है। ठीक है। आप कभी भी डिप्रेशन में होंगे तो डायरेक्ट साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाएंगे। जैसे अगर आपको कोई तकलीफ भी है तो आप सीधा सर्जन के पास नहीं जाते, पहले आप फिजिशियन के पास जाते हैं। फिजिशियन आपके टेस्ट करता है, आपको अब देखता है अगर सर्जरी की ज़रूरत है तो आपको वहाँ रेफ़र करता है। उसी तरह आपको अगर डिप्रेशन, एंग्जाइटी या कोई ट्रॉमा है और आप चाहते हैं कि उसका इलाज हो, आपकी ज़िंदगी में सुकून आए, तो आपको किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। अगर उस साइकोलॉजिस्ट को ये लगे कि विदाउट मेडिकेशन, थेरेपी के साथ साथ कुछ मेडिकेशन भी देनी पड़ेंगी, उसके बगैर 100% रिजल्ट्स नहीं आएंगे, सिर्फ उस केस के अंदर वो जो साइकोलॉजिस्ट है वो आपको रेफ़र करेगा और साइकेट्रिस्ट आपको कुछ मेडिसिन देगा। याद रखिएगा, साइकेट्रिक मेडिसिन्स और वन ऑफ द लीडिंग रीजंस जिसकी वजह से लोग एडिक्शन की तरफ चले जाते हैं, जिसकी वजह से लोग एब्सोल्युटली हाइपर एंग्जाइटी में चले जाते हैं और एंड में उसकी वजह से लोग अपनी जान लेने पे भी दर पे हो जाते हैं। अच्छा, अभी आपने ये जो बताया है, मैं इसी पे ये हम एक दोस्त थी, उसको इस तरह का इशू हुआ और वो डॉक्टर के पास गई और उन्होंने उसको एक मेडिसिन पूरी एक डब्बी दे दी और आपने ये खानी है, और वो खाती रही और उसकी आदी हो गई। और एक टाइम ऐसा है कि उसका मेडिसिन के बगैर गुजारा नहीं हो रहा था और उसको इसी तरह का डिप्रेशन था। आप क्या कहना चाहेंगे कि किस, एक तो ये कि कौन से सिम्टम्स हैं, और ये डिप्रेशन और ये चीज़ें मेंटल हेल्थ किस एज में जाके स्टार्ट हो जाती है? क्या डॉक्टर्स के पास स्टिल जाना और ये मेडिसिन खाना ये ठीक है? देखिए, हर डॉक्टर MBBS के दौरान साइकेट्री को पढ़ता है, तो दे हैव सम व्हाट आइडिया केयर मेडिकेशंस क्या होने चाहिए। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि आपको हार्ट का ऑपरेशन कराना हो और आप किडनी के स्पेशलिस्ट के पास चले जाएं, या आपकी हड्डी टूट जाए और आप ऑर्थोपेडिक के बजाय ENT के पास चले जाएं? उसी तरह अगर आपको मेंटल स्ट्रेस है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी है, या आपको ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी जीने की उमंग ख़त्म हो गई है, तो आपको सिंपल MBBS के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है। और याद रखिएगा, साइकोलॉजिस्ट सिर्फ और सिर्फ वो है जो PhD करके बैठा हुआ है, चाहे पाकिस्तान के अंदर इसको कोई लॉ है या नहीं, लेकिन विदाउट अ PhD, विदाउट अ PhD, अ पर्सन कैन नॉट क्लेम टू बी अ साइकोलॉजिस्ट। इसीलिए पाकिस्तान से MBBS, BDS सब लोग बाहर जाते हैं। मगर कभी आपने सुना कि कोई साइकोलॉजिस्ट पाकिस्तान से बाहर जाके जॉब कर रहा हो? उसकी वजह यह है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक वो साइकोलॉजिस्ट खुद को क्लेम कर ही नहीं सकता। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मेडिसिन के बगैर क्या ट्रीटमेंट किया जा सकता है? हम किस तरह से अपनी ज़हनी सेहत को जो है वो ठीक कर सकते हैं? देखिए, किसी भी मसले को हल करने के लिए पहले मसले की वजह जानना ज़रूरी है। दिस इज़ कॉल्ड थेरेपी। एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट कभी भी पहले दिन आपको सोल्यूशन नहीं देता, आपसे 4-6 सेशंस करता है। 90% से ज़्यादा हमारी ज़िंदगी की जो परेशानी है वो हमारे चाइल्डहुड ट्रॉमा से जाके जुड़ती है। हमारे माँ बाप, बहन भाई, हमारे दोस्त या रिश्तेदार, बचपन का एक्सपीरियंस, वही चीज़ आगे जाके मैच्योर हो जाती है और हम उस आउटर शेल के अंदर खुद को दबा के रखते हैं और उसी वजह से हम स्ट्रेस में या डिप्रेशन में रहते हैं। दूसरी एक बहुत बड़ी वजह ये होती है कि हम अनरियलिस्टिक अप्रोच रखते हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में। मैं ये नहीं कह रहा कि एक शख्स अरबपति, करोड़पति, खरबपति नहीं बन सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पहले दिन आपने कारोबार शुरू किया और कल आप V8 ले लेंगे। हर चीज़ एक चीज़ कहलाती है बेबी स्टेप्स। हर चीज़ को आपको बेबी स्टेप्स को लेके चलना है। पाकिस्तान में, और ये मैं आपके चैनल पे बात करना चाहता हूँ, 90% से ज़्यादा लड़कों को सिर्फ 2 ही मसले हैं। पैसा नहीं है, शादी नहीं हो रही। पैसा नहीं है, उसके लिए मेहनत करनी है। अब मेहनत तो आप कर रहे हो। लेट्स से मैं आपके यहाँ पर आया हूँ पॉडकास्ट के रूम में, मैं पूरी रात दीवार पे धक्का लगाऊं, सुबह घर जाऊं, घर वाले पूछें क्या किया, मैं बोलूँ अब्बू बड़ी मेहनत की, लेकिन उसका रिजल्ट क्या आया, आउटकम क्या आया? सो सिर्फ मेहनत नहीं होनी चाहिए, मेहनत इन द राइट डायरेक्शन भी होनी चाहिए। मैं आपसे थोड़ी आउट ऑफ द वे जाके बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान के अंदर चाइल्ड साइकोलॉजी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। पाकिस्तान के अंदर स्कूल्स में, कॉलेज में, यहाँ तक कि यूनिवर्सिटीज़ में जो लोग MPhil PhD कर रहे होते हैं, उन्हें कैरियर एडवाइज़र या कैरियर काउंसलर नहीं मिलते। उन्हें पता ही नहीं होता कि हम जो ये कर रहे हैं, हम ये क्यों कर रहे हैं। क्या आपको पता है कि पाकिस्तान में 70% से ज़्यादा लोग कोई भी डिग्री सिर्फ इसलिए लेते हैं क्योंकि उनके माँ बाप का प्रेशर होता है, पीयर प्रेशर होता है, या उन्हें कहीं और एडमिशन नहीं मिल रहा होता, यहाँ मिल रहा होता है, चलो यही पढ़ लेता है, जिस बारे में उनकी ना तो कोई चॉइस होती है ना उनका इंटरेस्ट होता है। अब आप मुझे ये बताइए, अगर आप किसी घर में मिस्त्री को भी लेकर आए जो आपकी दीवारें खड़ी करे,
और उसका उस काम में दिल ना लग रहा हो, तो क्या बिल्डिंग खड़ी होगी? बिल्कुल नहीं। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप कोई डॉक्टर, इंजीनियर, फार्मासिस्ट, यहाँ तक कि मैंने देखा है यूनिवर्सिटीज़ में लोग बीए इंग्लिश, बीए बंगाली, बीए उर्दू करने के बाद मुझे अप्लाई कर रहे होते हैं सऊदीया में कि शजील भाई हमें जॉब चाहिए। सर आपने बीए इन अरबिक लिंग्विस्टिक की है या बीए इन उर्दू की है, भला उसकी आपको क्या वहाँ पर जॉब मिलेगी? तो आपको अपनी डायरेक्शंस का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा सर, सोशल मीडिया पे कुछ दिन पहले जो पोस्ट थी बहुत ज़्यादा लगती हुई नज़र आई, आपने भी देखी होगी, आपकी नज़रों से गुजरी होगी कि 30 से 32 साल उस लड़के की उम्र थी और उसने ख़ुदकुशी करने की कोशिश की, अपनी जान लेने की कोशिश की और कोशिश की कि उसने अपनी जान ले ली। और उसके पीछे यही बताया गया कि कहीं ना कहीं फैमिली प्रेशर, कोई डिप्रेशन या फाइनेंशियल इशू भी हो सकता है। तो क्या हम ये जो स्टेप उठा लेते हैं और हमें अपनी डायरेक्शंस का पता नहीं होता, पेरेंट्स आपको वो काम करने पे मजबूर कर देते हैं जो आप नहीं करना चाहते हैं, और फिर आफ्टर सम टाइम आप इतना डिप्रेशन में चले जाते हो कि आप अपनी जान ले लेते हो। आपका इस पर क्या मौक़िफ़ है, क्या आपकी राय है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, दो इस पर मौक़िफ़ है मेरे। मैंने ये चीज़ सुनी कि वो लड़की अलग घर लेना चाह रही थी, वो लड़का अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, या वो अपने माँ बाप का इकलौता था, इतनी मोहब्बत करता था, अलग होना नहीं चाह रहा था। जब आप शादी करें तो आप पहले उस लड़की या लड़की के घर वालों को बताएं कि मैं सारी ज़िंदगी अगले 10 साल उसको अपने माँ बाप के साथ रखूँगा, गुड और बैड जो भी है। या वो लड़की वाले पहले ये बात कर दें कि हम अपनी बेटी की शादी करेंगे ही तब जब तुम अलग घर लोगे। सऊदीया में, गल्फ़ में, यहाँ तक कि पूरी दुनिया में, इवन अमेरिका के अंदर भी कभी भी ऐसा नहीं होता कि शादी के बाद आप अपनी बेगम को अपने अम्मा अब्बा के साथ रखते हैं। ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। हम क्योंकि अनफॉर्चुनेटली एक ऐसे कॉन्टिनेंट पर रहते हैं जहाँ पे इस चीज़ को बड़ा बुरा समझा जाता है कि माँ बाप के अलग होना है, नहीं होना, उस वजह से डिप्रेशन ले लेते हैं। अब डिप्रेशन में उसने अपनी जान ले ली, ना तो उसने अपने माँ बाप से मोहब्बत की, ना उसने बीवी के साथ वफा निभाई। माजरत के साथ हो सकता है कुछ लोग उसको मुझे गलत कहें या यहाँ पे आके उल्टी सीधी बात करें, ठीक है, अगर वो अपने माँ बाप से इतनी मोहब्बत करता तो कभी भी अपनी जान ना देता। याद रखिएगा, जो शख्स अपने रब पे भरोसा करता है या किसी से भी मोहब्बत करता है वो जान नहीं देता। और उसकी वजह, उसकी रिसर्च मैं आपको बता दूं, ख़ास तौर पे जापान में और उसके बाद यूएस में ये स्टडीज़ की गई हैं। वो लोग जिनके टर्मिनल इलनेस थी, कि डॉक्टर ने टर्मिनल इलनेस से मुराद ये है कि ज़िंदा रहने के 6 से 8 महीने रह गए हैं, उनको अगर सिर्फ कोई पौधा दे दिया जाता है ना कि आपने इस पौधे की टेक केयर करनी है, उसको पानी देना है, खाद देना है, या वो सपोर्ट एनिमल रख दिया जाता है, कोई कुत्ता बिल्ली, कि सर आपने इसका ख्याल रखना है, इसको खाना देना है, पानी देना है, तो उनकी जो 6-8 महीने की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ के 4 से 5 साल पे चली जाती है। ये प्रूवन स्टडीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उनको उस पौधे से या उस कुत्ती बिल्ले से या जो भी वो चीज़ है मोहब्बत हो जाती है। तो जो शख्स किसी से मोहब्बत करता है वो तो मौत से लड़ जाता है। फाइनेंशियल हालात मैं नहीं मानता, ये बहुत ईजी वे है अनफॉर्चुनेटली। है बिल्कुल। सर, आप हमारे देखने वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो इन रास्तों पे जब उन्हें कुछ समझ नहीं आती और वो एक आखिरी रास्ता अपनाते हैं कि अपनी जान ले लेते हैं और ये नहीं सोचते कि उनके पीछे फैमिली भी है और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और जिस तरह से हम टेक्नोलॉजीज़ का एक इस्तेमाल जो है वो बढ़ गया है और कंपैरिजन बढ़ गया है सोशल मीडिया की लाइफ के साथ, जिसकी वजह से हम इस पेन का शिकार हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखो दोस्तों, मैं आपसे एक बहुत क्लियर बात करना चाहता हूँ। इंसान की ज़िंदगी बहुत थोड़ी है, उस थोड़ी सी ज़िंदगी को अपने तरीके से गुजारो। हर शख्स के लिए मी टाइम होना ज़रूरी है। आपकी शादी हो गई, बच्चे हो गए का मतलब ये नहीं कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, बल्कि आपकी ज़िंदगी अब शुरू हुई है। इस चैनल के तवज्जुह से, सादिया बुखारी के तवज्जुह से मैं आप सबको ये बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपको ऐसा लगे कि अब ज़िंदगी में ऐसा कोई नहीं बचा जिससे आप बात कर सको, तो आप किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हो, आप अल्लाह को मानते हो या आप ईश्वर को मानते हो, लेकिन आप ये बात जानते हो कि ऊपर एक डिवाइन पावर है, वो हमेशा आपको सुनती है, वो आपकी शरीक से भी करीब है, आप उससे बात करें। और कुछ वक्त अगर आपकी ख़ास तौर पे बेगम साहिबा से क्लैश है तो अपनी बेगम साहिबा को अपनी मैके छोड़ कर आ जाएं और कुछ दिन के लिए अपनी वालदा साहिबा को कहें कि अपनी ज़िंदगी और मेरी ज़िंदगी सुकून से गुजारने दें। आपके माँ बाप और आपकी बीवी बच्चे दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत आपसे करते हैं, चाहे वो इस बात का इज़हार करें या ना करें। आपके जाने से उनके मसले ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन उनके मसले बढ़ जाएंगे। जब आप ये सोच लोगे तो आप कभी भी ये काम नहीं करोगे। सर, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और एक बहुत ही अहम टॉपिक पे बहुत ही आपने मेडिसिन से और चीज़ों से हट के एक अच्छी, एक हेल्दी डिस्कशन की है। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा और हमारा भी यही मैसेज है कि अगर आपको इस तरह का डिप्रेशन है तो अल्लाह ताला को याद करें, अपनों से गुफ्तगू करें, अच्छे दोस्तों के साथ मिलें, उनसे बातचीत करने की कोशिश करें, ना कि इतना बड़ा स्टेप लें। ज़िंदगी अल्लाह ताला की बहुत ही खूबसूरत नेमत है और इसको इस तरह से ज़ाया करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है।
अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। इसी के साथ सादिया बुखारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।